गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज जो टॉपिक चल रहा है, जो चैप्टर चल रहा है सॉलिड, इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। यहां पे एक सबसे पहले कॉन्सेप्ट है कि मैंने पढ़ाया था, एक होता है यंग्स मॉडुलस, एक होता है बल्क मॉडुलस, एक होता है शेयरिंग मॉडुलस। 3 मॉडुलस मैंने पढ़ाए थे। मॉडुलस में मैंने 3 मॉडुलस पढ़ाए थे बेटा, यंग्स, बल्क एंड शेयरिंग। सभी बच्चों को पढ़ाया था। हम जो आजकल वीडियो बना रहे हैं उसमें हमारे कुछ ऑफलाइन वाले बच्चे जो लाइव क्लासेस लेते हैं वो भी रहते हैं और आप भी रहते हैं, दोनों को मैं एक टाइम में करवा रहा हूं क्लास। तो ध्यान देना सब लोग, आप लोग भी ध्यान देना और आप भी ध्यान देना वीडियो वाले। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन डेल्टा एल बाई एल। यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस होता क्या है, कोई भी मॉडुलस हो, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस में फोर्स अपॉन एरिया और स्ट्रेन में चेंज इन शेप बाय एक्चुअल शेप। तो इससे बन जाता था यंग्स मॉडुलस। इसी तरह बल्क मॉडुलस होता था, इसी तरह बल्क मॉडुलस होता था बेटा, और शेयरिंग मॉडुलस होता था। अभी वो बाद में आएगा। आज हम जितने भी क्वेश्चंस कराएंगे, जितने भी कराएंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट कराएंगे, सब यंग्स मॉडुलस पे होगा। सारे के सारे किस पे होंगे, यंग्स मॉडुलस, सारे के सारे। यहां पर अगर आप गौर से देखोगे तो यंग्स मॉडुलस को मैं लिख सकता हूं F इंटू एल बाई ए इंटू डेल्टा एल। ये ऊपर चला गया। और अगर और आगे ध्यान से आप देखोगे तो यंग्स मॉडुलस और डेल्टा एल एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ये भी क्लियर हो गया कि एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ऑब्वियसली इससे एक बात पता चल रही है, ये बात पता चली कि जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा उसमें चेंज इन लेंथ कम होगा। जैसे एग्जांपल में अगर करूं, जस्ट एग्जांपल दूं, एक मैं स्टील की वायर ले लूं और एक रबर ले लूं, तो ये सोचने वाली बात है, इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट तो है नहीं कि स्टील और रबर में अगर आप कंपैरिजन करोगे तो रबर में हमेशा चेंज इन लेंथ ज्यादा आएगा। रबर को आप ज्यादा खींच सकते हो, उसमें ज्यादा इलोंगेशन ला सकते हो एज कंपेयर टू व्हाट, स्टील। स्टील के कंपैरिजन में आप ज्यादा इलोंगेशन ला सकते हो, इसमें रबर में। तो माइक भी सही कर लूं, एक मिनट। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि आप रबर में ज्यादा चेंज इन लेंथ ला सकते हो एज कंपेयर टू स्टील। इसका मतलब क्या हो गया, जिसका चेंज इन लेंथ ज्यादा होगा, जिसमें चेंज इन शेप ज्यादा आएगा, उसका यंग्स मॉडुलस कम होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यंग्स मॉडुलस किसका ज्यादा होता है, स्टील का ज्यादा होता है, इसके कंपैरिजन में रबर। वैल्यू वाइज भी जब मैं लिखा करूंगा तो ध्यान देना, स्टील का यंग्स मॉडुलस हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रबर। और एक कॉन्सेप्ट सुन लो, जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा वो ज्यादा स्ट्रांग भी होगा। तो यंग्स मॉडुलस से हम ये भी पता कर सकते हैं कि कौन ज्यादा स्ट्रांग है। यंग्स मॉडुलस जिसका ज्यादा, जिस मटेरियल का ज्यादा, वो उतना ज्यादा क्या होता है, स्ट्रांग। बात का ध्यान रखना। तो अब बताओ स्टील और रबर में कौन ज्यादा स्ट्रांग होता है, स्टील। कोई छोटा बच्चा भी जानता है कि सर ये कौन सी आप बेतुकी बात कर रहे हो, स्टील ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो दो बातें समझ में आ गई, जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा उसमें चेंज इन लेंथ कम, और जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा वो उतना ज्यादा स्ट्रांग। ये सब बातें याद रखनी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया। अब यहां पर एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, ध्यान से सुनना। इस एग्जांपल को करने से पहले थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाएंगे, पुराने दिनों में जाएंगे। पुराने दिनों का मतलब पिछले जन्म में नहीं जाएंगे, इसी जन्म में जाएंगे। पिछली क्लास में नहीं, पिछले क्लास से भी बहुत पीछे, जब थर्ड चैप्टर में पढ़ा रहा था। थर्ड चैप्टर में एक टॉपिक आता था ग्राफ। ग्राफ में अगर मान लो आपके पास एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस। अगर आपके पास ग्राफ है और ग्राफ में आपके पास दो एक्सिस है, एक्स और वाई, और अगर इसमें मैंने कोई एक लाइन ड्रॉ कर दिया, कोई भी लाइन, और वो लाइन मान लो थीटा एंगल पे है एक्स एक्सिस के साथ, तो हर लाइन का एक स्लोप होता है। लाइन अगर टेढ़ी है एंगल पे तो लाइन का एक स्लोप होता है।
और स्लोप निकालने का दो फॉर्मूला होता है, एक तो y अपॉन एक्स मतलब y पावर x, और दूसरा होता है tan थीटा। ये दोनों के दोनों फॉर्मूले स्लोप में, दोनों फॉर्मूले स्लोप निकालने के काम में आते हैं। एक तो y अपॉन एक्स होता है और एक tan थीटा होता है। वो लोग ऐसा क्यों बता रहे हैं सर आप? ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस पे क्वेश्चन होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास, ध्यान से देखना, एक ग्राफ है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक ग्राफ है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच, और दो तरह के मटेरियल का ग्राफ है, एक मटेरियल ए के लिए है और एक मटेरियल बी के लिए है। बस यही था क्वेश्चन। टू मटेरियल्स वी हैव ए एंड बी, और दोनों मटेरियल के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच ग्राफ बनाकर दे रखा है। आपसे बोला यह है कि आप ये बताएं कि दोनों मटेरियल में कौन सा मटेरियल ज्यादा स्ट्रांग होगा। आप ये बताएं कि दोनों मटेरियल में कौन सा ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो आपको मैं सबसे पहले बता दूं, कभी भी ग्राफ के क्वेश्चंस आते हैं कभी भी, तो आप एक बात ध्यान रखना, उसको हमें करना है स्लोप से, कभी भी करना है स्लोप से। सबसे पहले ये पता करो कि इस ग्राफ का स्लोप देगा क्या। तो स्लोप निकालने का एक फॉर्मूला है y बाई एक्स। तो इस फॉर्मूले से हम अगर आ जाए तो y पे क्या है, साफ दिख रहा है स्ट्रेस, x पे क्या दिख रहा है, स्ट्रेन। यानी बोलोगे सर स्लोप हो गया यहां पे स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। और सर आपने पढ़ाया था कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन मॉडुलस होता है। क्या पढ़ाया था सर ने? आपको सर ने पढ़ाया था कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन क्या होता है, मॉडुलस। इसका मॉडुलस पूरा नाम लिख दो, मॉडुलस ऑफ व्हाट, इलास्टिसिटी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। फिर बोलोगे सर अब स्लोप का दूसरा फॉर्मूला देखो। स्लोप का दूसरा फॉर्मूला होता है सर tan थीटा। तो इस हिसाब से थीटा सर साफ दिख रहा है कि ए का कम बन रहा है, बी का ज्यादा बन रहा है। तो हम उस फॉर्मूले से आ जाए सर, तो साफ हमें दिख रहा है सर कि स्लोप जो है ना सर, वो बी का ज्यादा है, किससे, ए से। इसके लिए बहुत सिंपल है, क्योंकि स्लोप का दूसरा फॉर्मूला tan थीटा होता है, और थीटा साफ दिख रहा है कि बी ज्यादा बना रहा है, ए कम बना रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, स्लोप बी का ज्यादा और ए का कम। और यहां स्लोप क्या दे रहा है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इससे क्या पता चला कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो बी का ज्यादा है। किससे, ए से। यानी कि बोलोगे सर बी का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यहां पे ग्राफ से पता चला ज्यादा है, और मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया था जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा हो वो उतना ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो साफ लिख देंगे कि बी इज स्ट्रांग, बी ज्यादा स्ट्रांग। ये सवाल कभी भी बेटा ग्राफ का सवाल आए, कभी भी किसी भी चैप्टर में, 11वीं 12वीं, नीट, आईटी, जेई, कहीं पर, तो पहले यह पता करो कि उस ग्राफ का स्लोप क्या देगा। ग्राफ का स्लोप क्या देगा, क्या क्या देगा, स्लोप। और स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है y बाई एक्स, y बाई एक्स। तो यहां y पे क्या है, स्ट्रेस, x पे क्या है, स्ट्रेन। यानी यहां पे स्लोप देगा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। और स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता क्या है फिजिक्स में, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब देखो कि स्लोप ज्यादा कम किसका, क्योंकि ग्राफ में कंपैरिजन करना होता है। तो स्लोप का दूसरा फॉर्मूला आ जाओ, tan थीटा वाला। tan थीटा वाले फॉर्मूले में आ जाओगे बेटा, तो साफ दिखेगा कि ए का एंगल कम है, बी का एंगल ज्यादा है, बी का थीटा ज्यादा है। तो बी का थीटा ज्यादा है तो स्लोप भी बी का ज्यादा है, स्लोप भी बी का ज्यादा है। और स्लोप यहां दे क्या रहा है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बी का ज्यादा है, ए का कम है। और जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होता है वो मटेरियल उतना ज्यादा स्ट्रांग। आई थिंक समझ में आ गया। ये क्वेश्चन मैंने कराया, राइट। जो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जो बच्चे देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने पहले कहा था कि आज मैं यंग्स मॉडुलस के सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन ये बेटा, एक गर्ल है, एक लड़की है। ये लड़की है, ये क्वेश्चन नहीं है।
क्वेश्चन क्या है ये सुनो। क्वेश्चन ये है कि एक लड़की ने हाई हील सैंडल पहन रखा है, हाई हील शूज आजकल पहनते हैं ना, गर्ल्स पहनती है ना, आजकल गर्ल्स पहनती है हाई हील शूज, भले गिर जाए टांगे टूट जाए लेकिन पहनती जरूर है हाई हील शूज। और उन्होंने जो हाई हील इस लड़की ने पहन रखा है हाई हील, तो वो जो हील का जो रेडियस है, रेडियस हील का रेडियस वो दे रखा है 10 mm। हील का रेडियस है, रेडियस ऑफ हील, हाई हील शूज है ये उस लड़की ने हाई हील शूज पहन रखे हैं और रेडियस है 10 mm उसके हील का। और कभी भी मिलीमीटर में दे तो पहला काम हमारा होता है उसको मीटर में बदलना, तो R इजिकल टू 10 mm, मीटर में बदलने के लिए सीधे 1000 से डिवाइड 0.01 मीटर। अब रेडियस से तुरंत एरिया, उस हील का एरिया तुरंत, कोई बिना टाइम वेस्ट किए हुए, एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई का मतलब 3.14, आर का मतलब 0.01 का स्क्वायर। इससे निकल गया हमारा एरिया, सॉल्व करोगे तो 0.000314 मीटर स्क्वायर। अब क्या है कहानी यह है कि जो लड़की ने, जिस लड़की ने पहन रखा है उस लड़की का मास 50 केजी 50 किलो है। तो सोचने वाली बात है हील पे क्या जाएगा फोर्स, क्या जाएगा, उसका जो वेट होगा उसका वजन होगा वही फोर्स लगेगा। तो इस मास की वजह से जो फोर्स लगेगा हील पे वो होगा mg। m फॉर वॉट 50, g फॉर वॉट 9.8, कितना हो गया फोर्स न्यूटन। पूछा क्या है सर, पूछा है स्ट्रेस, बताइए उसके हील पे क्या स्ट्रेस पड़ रहा है, क्या दबाव पड़ रहा है। तो मैंने पहली क्लास में स्ट्रेस का फॉर्मूला पढ़ाया था, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स तो आपका निकल ही चुका है अभी 1 मिनट पहले, फोर्स की जगह पे 50 इंटू 9.8 और एरिया किस पे, हील पे, दबाव तो हील पे पूछा है ना, हील पे स्ट्रेस, तो हील का एरिया आप निकाल चुके हो 3.14 इंटू 0.01 का होल स्क्वायर। सॉरी ये तो मैं पूरा एरिया निकाल ही चुका हूं, तो क्यों लिख रहा हूं मैं, नीचे लिखा है ना मैंने एरिया 0.000314, लेकिन एरिया में आपको 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जो लड़की है 2 टांगे हैं ना बेटा, क्या एक टांग वाली लड़की होती है, जब भी पहनेगी तो दोनों पैरों में पहनेगी, ऐसा थोड़ी है कि एक पैर में पहन के घूम रही है। तो जो स्ट्रेस होगा वो दोनों हील पे जाएगा, एक पे नहीं जाएगा, दोनों एरिया पे जाएगा, दोनों पे। तो स्ट्रेस में जो एरिया लेंगे वो डबल लेंगे, दोनों का लेंगे। यहां पे लास्ट में आपको 2 मल्टीप्लाई करना है, कब, जब हम स्ट्रेस फाइंड करेंगे, इसलिए फोर्स अपॉन एरिया। एरिया तो निकाल दिया मैंने पहले नो डाउट, लेकिन एरिया में यहां पे आप क्या लोगे, डबल लो, बिकॉज आपका स्ट्रेस, आपके वेट का सहन, आपका वेट का जो स्ट्रेस है वो दोनों टांगों पे है, दोनों हील पे है। तो फाइनली इवन स्ट्रेस फाइंड करेंगे तो एरिया में डबल लेंगे, ट्वाइस लेंगे। ये हो गया स्ट्रेस, समझ में आ गया बच्चों। ये क्वेश्चन था, स्ट्रेस निकालना था। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है, जरा आप अच्छे से सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। एक स्टील वायर है, एक स्टील की वायर है, एक आपके पास स्टील की वायर है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ यू हैव अ स्टील वायर, आपके पास एक स्टील की वायर है, इसको पहले हटा दो। क्या है बेटा कि आपके पास एक स्टील की वायर है। क्वेश्चन देखो, मैं बार बार बोल रहा हूं, आज हम यंग्स मॉडल्स पे कराएंगे, फिर हम अगली क्लास में सवाल बल्क मॉडल्स और शेयरिंग पे कराएंगे, और क्वेश्चंस खत्म। उसके बाद एक ग्राफ, स्ट्रेस टेंशन ग्राफ, चैप्टर खत्म, बस, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। अब यहां पे क्या है कि हमारे पास एक स्टील की वायर है जिसका रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर। समझने वाली बात है बेटा। तो मीटर में सबसे पहले मैंने कहा 10 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.1 मीटर, और रेडियस दे दे तो आप समझते हो, परेशान नहीं होना। उसके बाद फिर निकाल देंगे एरिया, पाई आर स्क्वायर।
अब बार बार क्या बताऊं, पिछले सवाल में बता ही चुका हूं मैं, एक ही बार को कितना बताते जाऊं। पाई का मतलब 3.14, आर का मतलब इसका स्क्वायर, जैसे निकाला था वैसे निकाल। इसके बाद क्या दे रखा है, लेंथ उसकी एक्चुअल लंबाई 1 मीटर उस स्टील वायर की, और क्या दे रखा है, उस स्टील वायर का यंग्स मॉडुलस 2 × 10⁻11 यूनिट जानते हो, न्यूटन पर मीटर। इतनी सारी चीजें गिवन है, रेडियस से एरिया, एक्चुअल लेंथ और यंग्स मॉडुलस उस वायर का गिवन है। तो पूछा क्या है सर, अरे सर पूछा क्या है, सबसे पहले तो पूछा है नंबर 1 फाइंड स्ट्रेस, नंबर 2 फाइंड स्ट्रेन, नंबर 3 फाइंड डिफॉर्मेशन, जो वायर में डिफॉर्मेशन आया, डिफॉर्मेशन का मतलब जो चेंज इन लेंथ आया। 3 चीजें पूछी गई हैं और हम तीनों चीजें आपसे निकाल के अभी 2 मिनट में आपके सामने अब रख देते हैं, तो आप बिल्कुल मत होइए। सॉल्यूशन, सबसे पहले बार बार बोलोगे सर स्ट्रेस के लिए फोर्स नहीं पता, हाँ फोर्स भी दे रखा है, मैं फोर्स के बारे में बता दूं। फोर्स दे रखा है 10 किलो न्यूटन या 100 किलो न्यूटन, जो भी मान लो यार, 10 मान लो 100 मान लो, फोर्स दे रखा है 10 किलो न्यूटन। किलो, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है बट किलो लगा दिया है, ध्यान रखना पड़ेगा वैल्यू में, क्योंकि वैल्यू का खेल होता है, जरा सा वैल्यू इधर से उधर तो आप भी गए। हर फिजिक्स में यूनिट का बहुत बड़ा रोल है। तो सबसे पहले तो आप फोर्स को चेक करो, फोर्स है 10 किलो न्यूटन। किलो, किलो का मतलब होता है 1000, यानी 10 का पावर 4 न्यूटन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, किलो अगर आ जाए तो किलो का मतलब 3 जीरो और लेने हैं, अगर किलो आ गया तो आपने 1000 और मल्टीप्लाई करना है। 10 का पावर 4 न्यूटन, ये हो गया फोर्स। और एरिया पता है, अरे यार ये तो बहुत इजी सवाल है, ये तो टाइम पास हो गया सर। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पता, एरिया पता, निकल गया। क्या था इसमें, कुछ नहीं था। उसके बाद अब हम आते हैं स्ट्रेन में। आप सभी को पता है यंग्स मॉडुलस, कोई भी मॉडुलस होता क्या है बेटा, होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। कोई भी मॉडुलस, तो फर्क ये होता है कि यंग्स मॉडुलस में वो स्ट्रेन लेंथ वाला होता है, बल्क में वो स्ट्रेन वॉल्यूम वाला होता तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन है। अब यहां से स्ट्रेन निकाल देंगे, बोलोगे कौन सी बड़ी बात है स्ट्रेन निकालना सर, स्ट्रेस अपॉन वाई। सर अभी आपने 2 मिनट पहले स्ट्रेस निकाला है ऊपर से, सर यंग्स मॉडुलस दे रखा है सर, सॉल्व करके स्ट्रेन निकाल दो, सिंपल एकदम फॉर्मूला बेस्ड। थर्ड में अब स्ट्रेन को खोला जाए। अब स्ट्रेन, अब यहां स्ट्रेन होता क्या है, चेंज इन शेप बाय एक्चुअल शेप। शेप में यहां क्या है, लेंथ है। लेंथ कैसे है, क्योंकि यंग्स मॉडुलस है और तो कुछ शेप हो ही नहीं सकता। तो स्ट्रेन में क्या खोल देंगे, डेल्टा एल बाई एल, चेंज इन शेप बाय एक्चुअल शेप। यही चेंज इन शेप तो निकालना है, डिफॉर्मेशन। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू, आराम से देखना बेटा क्या आ गया, स्ट्रेन और इनटू एल, फिनिश। स्ट्रेन अभी आपने ऊपर से निकाला है, एक्चुअल लेंथ आपके पास है, सॉल्व करके डेल्टा एल आ गया, चेंज इन शेप आ गया। सबसे पहले आपने स्ट्रेस निकाला, स्ट्रेस के बाद आपने यंग्स मॉडुलस की मदद से स्ट्रेन निकाला, फिर आपने स्ट्रेन को ओपन कर दिया, चेंज इन लेंथ बाय एक्चुअल लेंथ, यहां से चेंज इन लेंथ निकाल, डिफॉर्मेशन निकाल दिया। ये बहुत इजी था, सिंपल सवाल था यंग्स मॉडुलस पे। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, मैं 2 सेकंड के लिए हट जाता हूं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं बोलना चाहिए, सुनना, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि आपके पास 2 वायर हैं, स्टील की और कॉपर की, और दोनों की लेंथ गिवन है, कॉपर की भी और स्टील की। इसकी लेंथ है 2.2 मीटर, कॉपर की लेंथ है 1.6। क्या था कि आपके पास 2 वायर है बेटा, एक वायर स्टील की है और एक वायर कॉपर की है, दोनों का लेंथ गिवन है 1.6 मीटर और 2.2 मीटर। ओके,
उसके बाद दोनों का यंग्स मॉडुलस गिवन है। स्टील का ये तो फिक्स ही होता है, हर जगह यही आता है, 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, सबसे अच्छा। और यंग्स मॉडुलस कॉपर का दे रखा है 1.1 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये डाटा गिवन है, ध्यान से देखना। और दोनों का डायमीटर गिवन है, डायमीटर D4 डायमीटर। स्टील का भी गिवन है, कॉपर का भी गिवन है 3 मिलीमीटर। मिलीमीटर क्या मिलीमीटर को मिलीमीटर में छोड़ दें? नहीं, उसको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो आप अच्छे से जानते हो, इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 0.003 मीटर। ये आ गया। और रेडियस, अब रेडियस कितना होता है आप जानते हो। अब जब डायमीटर सेम है तो रेडियस भी सेम होगा बेटा। वो कैसे निकालेंगे आप अच्छे से पता है, इसका आधा कर दो तो 3, इसका कितना आ जाएगा आधा करोगे तो बेटा 0.0015 मीटर। डायमीटर सेम है, रेडियस सेम हो गया, तो एरिया भी फिर सेम हो जाएगा सर। ये कौन सी बड़ी बात हो गई, फिर एरिया भी सेम हो जाएगा सर। वो एरिया कैसे निकलेगा सर? πr²। रेडियस तो एक ही है सर, रेडियस तो एक है, πr²। अब पाई की वैल्यू रखो, थोड़ा टाइम तो लगेगा, सॉल्व करने में टाइम लगेगा बेटा, तो कैलकुलेशन है तो कर सकते हो, उतना कोई लेंदी नहीं। एरिया आ गया। तो ये पूछ क्या रहा है? पूछ ये रहा था इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे जो दोनों वायर हैं, यहाँ पे जो दोनों वायर हैं, एक वायर स्टील की है, एक वायर कॉपर की है, और दोनों में एक ही फोर्स लगाया गया है। दोनों को एक ही फोर्स से खींचा गया है, दोनों को एक ही फोर्स से खींच दिया गया। ये वायर तुम्हारी स्टील की है, ये वायर तुम्हारी कॉपर की है, ये दोनों वायर सीरीज में जुड़े हुए हैं। सवाल था कि ये दोनों वायर सीरीज में हैं। सीरीज का मतलब होता है साथ साथ जुड़े हुए हैं, एक ही लाइन में जुड़े हुए हैं। ध्यान से देखना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक वायर स्टील की है, एक वायर कॉपर की है, दोनों वायर सीरीज में जुड़े हैं और दोनों को एक ही फोर्स लगाकर खींचा गया है। में शेप बदला गया है। फोर्स जो दोनों में लगाया गया, स्टील की वायर में और कॉपर की वायर में, वो भी क्या है? सेम है। जो हमें पता नहीं कितना है, वी डोंट नो, हमें कुछ नहीं पता कितना है, बस इतना मालूम है कि सेम है। बस इतना मालूम है कि ये सेम है, बट कितना सेम है हमें नहीं पता। तो और क्या चीज है? और दिया हुआ है कि दोनों में जो इलोंगेशन आया है, स्टील में और कॉपर में, इसकी कंबाइंड वैल्यू गिवन है। कंबाइंड, किसी एक का नहीं, दोनों का जो टोटल इलोंगेशन आया उसकी वैल्यू गिवन है बेटा 0.70 mm मिलीमीटर। ये कंबाइंड, मैं फिर से बोल रहा हूं, ना इसका इलोंगेशन ना इसका, दोनों का जो कंबाइंड आया, दोनों जो मिल के खींचा, फोर्स के कारण जो दोनों में चेंज इन शेप आया, कंबाइंड। तो पूछा क्या है? पूछा यह है कि एक तो बताओ किस फोर्स ने खींचा, तो सेम फोर्स वो बताओ, और दोनों का अपना अपना इलोंगेशन बताओ। स्टील का भी बताओ और कॉपर का भी बताओ, इनका अपना अपना क्या इलोंगेशन था, इनका अपना अपना क्या डिफॉर्मेशन था, वो बताओ और फोर्स बताओ। वंस अगेन, दोनों की लेंथ अलग अलग है, दोनों का यंग्स मॉडुलस अलग अलग है, लेकिन दोनों का डायमीटर सेम है, तो रेडियस सेम हुआ और एरिया सेम हो गया। और क्या बोला है? दोनों का फोर्स सेम है, दोनों का फोर्स सेम है। तो बताना क्या है? और क्या दे रखा है? दोनों का कंबाइंड इलोंगेशन, कंबाइंड डिफॉर्मेशन, ना इसका ना इसका, दोनों का मिलाकर जो वायर खींची है वो है 0.70 mm, दोनों का कंबाइंड। तो आपने बताना क्या है? आपने बताना है कि आखिर वो फोर्स क्या लगाया गया, वो बताओ। और ये बताओ कि सर दोनों का अपना अपना इंडिविजुअल इलोंगेशन क्या होगा, अपना अपना इंडिविजुअल डिफॉर्मेशन क्या होगा, हमसे ये पूछा गया। इसको सबसे पहले सॉल्यूशन में जब हम आएंगे तो जरूर, छोड़ेंगे तो नहीं सॉल्यूशन। जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि सर यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला आपने पढ़ाया था, ध्यान से देखना बेटा, फोर्स अपॉन एरिया बाय डेल्टा एल बाय एल, ये हमने पढ़ा। तो ऊपर ले जाएंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा F इंटू एल बाय A इंटू डेल्टा एल। आज की क्लास में फिर से बता दूं, यंग्स मॉडुलस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं। तो यंग्स पे आज भी और अगली क्लास भी यंग्स पे ही होगा। यंग्स पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं पेपर में।
बल्क पे तो 2-4 सवाल में खत्म, बल्क कुछ नहीं है, यंग्स मेन है। अब यहां से मैं एक काम करूं, अगर मैं डेल्टा एल को अलग करना चाहूं, डेल्टा एल का मतलब डिफॉर्मेशन को अलग करना चाहूं, तो आ जाएगा एफ इंटू एल बाई ए इंटू डेल्टा एल। मैंने क्या किया आप शायद समझ नहीं पाए, सॉरी। मैंने क्या किया बेटा, मैंने ये किया कि यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला पहले लिखा, यहां से डेल्टा एल को उधर शिफ्ट कर दिया, ये आ गया डेल्टा एल का इक्वेशन। कुछ नहीं किया बेटा, ये डेल्टा एल को उधर शिफ्ट करके उसका इक्वेशन बना। सुनने वाली बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब डेल्टा एल जब आप निकाल चुके हो तो डेल्टा एल स्टील के लिए लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ स्टील, लेंथ ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील और यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील। मैंने क्या किया, डेल्टा एल के पैटर्न को स्टील के लिए अप्लाई कर दिया। और अगर यही डेल्टा एल मैं कॉपर के लिए लिखना चाहूं तो फोर्स ऑन कॉपर वायर, लेंथ ऑफ कॉपर वायर अपॉन एरिया ऑफ कॉपर वायर एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर। मैंने क्या किया, आप समझदार हो, मैंने किया ये बेटा कि मैंने दोनों के सबसे पहले यंग्स मॉडुलस का जो फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया बाय डेल्टा एल बाय एल, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, उसको लिखा, वहां से डेल्टा एल शिफ्ट कर दिया, डेल्टा एल का इक्वेशन बना दिया, उसके बाद वही डेल्टा एल स्टील के लिए अलग और कॉपर के लिए अलग लिख दिया। अब थोड़ा सा ब्रेन लगाना है, एक काम करो सर, अब इन दोनों को डिवाइड कर दो। बोलोगे सर ये आपको ऐसा क्यों कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, ताकि मैं ऐसा करके दोनों के डेल्टा एल में रिलेशन ला सकूं। आपने इस तरह के क्वेश्चन पढ़ा होगा, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है और x इज इक्वल टू 2y है, तो आराम से x y निकल जाता है। तो यहाँ पे x प्लस वाई पता है, x प्लस वाई तो है ये दोनों, x मान लो y मान लो, ऐसा कुछ करे कि इनके बीच रिलेशन आ जाए तो है x और y दोनों आ जाएगा। अगर हमें कभी भी फिजिक्स में मैथ्स में x प्लस वाई, मान लो इसको x मान लो इसको y मान लो, x प्लस वाई को पता है और मुझे x y दोनों निकालना है, तो कुछ भी करके थोड़ा ब्रेन लगाना है। आप तो खुद ही साइंटिस्ट हो, पैदा ही साइंटिस्ट हुए हैं आप लोग, आपको क्या जरूरत है समझाने की, आप तो खुद ही समझ जाओगे कि सर ऐसा कुछ भी करें कि हम इन दोनों में रिलेशन निकाल दें, फट से सॉल्व हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच रिलेशन निकालने के लिए, क्या रिलेशन निकालने के लिए, दोनों के डेल्टा एल में स्टील और कॉपर के लिए मैं क्या कर रहा हूं, दोनों को डिवाइड कर रहा हूं। इसलिए मेरे मन में आया कि हम इसको क्या करें, डिवाइड करें, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अब क्या करेंगे बेटा, अब दोनों को डिवाइड करते हैं। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के टाइम एक बात ध्यान रखना कि सेम चीजें कैंसिल हो जाती हैं। तो जब डिवाइड करोगे तो मुझे साफ दिख रहा है कि फोर्स फोर्स कैंसिल हो जाएगा और एरिया एरिया भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, लेंथ ऑफ स्टील अपॉन लेंथ ऑफ कॉपर इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील। ये वैल्यू बचेगी, ये वैल्यू बच जाएगी। अब यहां से डेल्टा एल ऑफ स्टील बाय डेल्टा एल ऑफ कॉपर क्या आ गया, लेंथ ऑफ स्टील, लेंथ ऑफ स्टील कितना है 1.6, कॉपर का 2.2। जब आप वैल्यू रखोगे तो साफ आ जाएगा बेटा 1.6 अपॉन 2.2। ओके ठीक है। उसके बाद यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर 2 इंटू 1.1 इंटू 10 टू द पावर 11, 2 इंटू 10 द पावर 11। तो जब वैल्यू रखोगे तो 10 का पावर 11 कट जाना है और कटने के बाद जो बच जाएगा ऊपर 1.1 बच जाएगा और नीचे 2 बच जाएगा, क्योंकि रेशियो में 10 टू द पावर 11 तो कैंसिल हो गया। अब क्या आ गया बेटा, ध्यान से देखना, डेल्टा एल ऑफ स्टील अपॉन डेल्टा एल ऑफ कॉपर। बहुत इजी है, ध्यान से पढ़ो। यहां से मैथ्स आता है 1.1 से ये 2 से कट गया 2.2, तो 1.6 अपॉन सीधे दिख रहा है 1 आ जाएगा ये 1.6 अपॉन 4 और 1.6 बाई 4 कितना हो गया 0.04। 0. कितना आ गया 0.4 या 4, सॉरी 0.4 आएगा, 0.4 नहीं आएगा 4 आएगा। अब यहां से क्या आ गया, डेल्टा एल ऑफ स्टील इज इक्वल टू, बस आ गया रिलेशन। देखो मैंने कहा था ना रिलेशन चाहिए मेरे को, ये मैंने रिलेशन निकाल दिया किसके बीच, दोनों के डेल्टा एल के बीच, इसीलिए मैंने डिवाइड किया और डिवीजन में सेम चीजें कट गई, एक वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, वही जैसे मैंने बताया एक्स वाई वाला। अब आ जाओ इसमें जो दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, दोनों का कंबाइंड इलोंगेशन क्या था बेटा बताओ, डेल्टा एल ऑफ स्टील प्लस डेल्टा एल ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 0.70 mm।
अब क्या करो, इस रिलेशन को यूज करो, जहां पे डेल्टा एल ऑफ स्टील है वो रिलेशन यूज कर लो। तो 0.4 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल ऑफ कॉपर प्लस डेल्टा एल ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 0.70 mm। हो गया, अब आ गया आंसर। अब क्या टेंशन है, समझाने में टाइम लगता है तो बहुत आसान। अब क्या हो गया, दोनों को ऐड कर लो, डेल्टा एल ऑफ कॉपर, यहां भी डेल्टा एल ऑफ कॉपर, यहां 1 है, यहां 0.4 है, सॉल्व करके आ गया 1.4 इंटू डेल्टा एल ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 0.70 mm। अब डेल्टा एल ऑफ कॉपर क्या आ जाएगा, 0.70 बाई 1.4 आ जाएगा 0.50 m। यस, एक का इलोंगेशन आ गया कि सर दोनों का कंबाइंड ना था 0.70 में, सर कॉपर में जो आया था वो 0.50 आया था, तो स्टील में अपने आप निकल जाएगा। जब इसमें 0.50 हो गया है और 0.70 है तो माइनस कर दो उधर ले जाकर, आ गया 0.20 mm। यस, ये लो आंसर सर, ये हो गया दोनों का अपना अपना इलोंगेशन। ये चीज तो आप खुद समझा करो, इतने तो तेज बनो कि जैसे मान लो एक सिंपल सी बात है, ये x है और ये y है, ये x है और ये y है, x प्लस वाई गिवन है और x और y निकालना है। कुछ भी करके x y में रिलेशन निकाल दो ना यार, कुछ भी करके इनमें रिलेशन निकाल दो और रिलेशन को यूज कर लो इक्वेशन में, दोनों की वैल्यू आ जाएगी। अब कुछ भी क्या करें रिलेशन के लिए, दोनों का डेल्टा, पहले तो हम क्या करेंगे, डेल्टा एल का इक्वेशन बना देंगे यहां से, और वो डेल्टा एल का इक्वेशन स्टील के लिए लगाएंगे, फिर कॉपर के लिए लगाएंगे, फिर दोनों को डिवाइड करेंगे, रिलेशन आ जाएगा और रिलेशन को इक्वेशन में यूज करके यू विल गेट दोनों का अपना अपना जो इंडिविजुअल है कॉपर का और स्टील का निकल के आ जाएगा, एक का 0.50 mm और एक का 0. अब तो यहां तक समझ में आ गया होगा। फिर उसने पूछा है एक और चीज कि फोर्स भी बताओ। उससे बोला अभी कहानी कहां खत्म हुई है, अभी तो फिल्म शुरू हुई है, अभी तो पूरी मूवी बाकी है, फोर्स भी बताना है भाई। बोलोगे सर फोर्स तो एक ही है दोनों में, फोर्स तो अलग है नहीं, मैं इधर की चीज को क्यों रखूं, हटा ही देता हूं, इधर तो समझ में आ रहा है, जगह भी बन जाएगी, या छोड़ो नहीं हटाते हैं, आप नाराज हो जाओगे। फोर्स तो एक ही है, मुझे फोर्स भी बताना है। मुझे बच्चे मुझे अब फोर्स भी बता। अब फोर्स बताने के लिए क्या करेंगे, एक मिनट, अब मुझे फोर्स बताना है, तो फोर्स के लिए क्या करेंगे बेटा, सिंपल सी बात है। बोलोगे सर फोर्स तो दोनों में सेम ही लग रहा था, चाहे स्टील में लगे चाहे कॉपर में लगे, फोर्स तो सेम था, तो फोर्स तो चाहे आप ये वाला निकाल दो चाहे कॉपर में लगे, बात तो एक ही है, फोर्स तो अलग तो था नहीं, तो किसी एक इक्वेशन से हम फोर्स निकाल सकते हैं, किसी से शुरुआत कर सकते हैं। चलो इसी से शुरुआत करते हैं। क्या शुरुआत करेंगे फोर्स के लिए, क्या है डेल्टा एल ऑफ स्टील, क्या है डेल्टा एल ऑफ स्टील, हाँ क्या था, फोर्स ऑफ स्टील, लेंथ ऑफ स्टील अपॉन एरिया ऑफ स्टील एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील। तो यहां से फोर्स अलग कर लो, फोर्स ऑन स्टील हो जाएगा क्या, डेल्टा एल ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील अपॉन लेंथ ऑफ स्टील। डेल्टा एल ऑफ स्टील आपको पता है, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। क्या है डेल्टा एल ऑफ स्टील, अभी निकाला था मैंने 0.20। अब mm को mm में ही रहने दो, इसलिए क्योंकि लेंथ ऊपर भी है और लेंथ नीचे भी है, तो यूनिट बदलने से कोई फायदा नहीं, वो तो कट ही जाना है। एरिया ऑफ स्टील आप निकाल चुके हो, पाई इंटू जो भी रेडियस ऑफ स्टील स्क्वायर, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील दे ही रखा है 2 × 10⁻11, और एक्चुअल लेंथ ऑफ स्टील भी आपको पता ही है, लेंथ ऑफ स्टील एक्चुअल शायद दे रखा था स्टील का, आई थिंक तो कितना था लेंथ ऑफ स्टील बेटा 1.6 हो गया। तो टाइम लगेगा सॉल्व करके, फोर्स भी आ, ये फोर्स तो कॉपर के यहां से भी निकाल सकते थे, क्या फर्क पड़ता है, फोर्स तो सेम ही है, क्या फर्क पड़ता है, आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं, आंसर विल बी सेम। आंसर पे तो फर्क पड़ना ही नहीं है सर, ये क्यों नहीं समझ रहे हो, क्योंकि फोर्स सेम है। तो क्या सवाल था, समझ में आ गया, दोनों का अपना अपना भी इलोंगेशन आ गया, इंडिविजुअल चेंज आ गया और दोनों का
लगने वाला फोर्स आ गया, जो कि फोर्स सेम है, उस पर कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए वो आंसर सेम। अब बच्चे जैसे एक एग्जांपल है, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा एग्जांपल है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, अच्छे से देखना। यहाँ पे क्या है, बोलोगे सर क्या है, यहाँ पे ये है, यहाँ पर दो वायर हैं, स्टील की वायर है, कॉपर की वायर है, यहाँ एक मास M1 है, यहाँ एक मास M2 है बेटा। और यहाँ पे क्या दिया है, दोनों का यंग्स मॉडुलस दिया है, ध्यान से सुनना। M1 दे रखा है 2 kg, M2 दे रखा है 5 kg। ध्यान से सुनो, दोनों की लेंथ गिवन है, दोनों की लेंथ गिवन है, स्टील की लेंथ है 2 मीटर, कॉपर की लेंथ है 1 मीटर। दोनों का यंग्स मॉडुलस दिया है, स्टील का वो तो पता ही रट चुके हो अब आप, 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कॉपर का दे रखा है बेटा 1.1 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और सुनो ध्यान से, किसने बोला है कि दोनों का जो डायमीटर है, यस डायमीटर सेम है, डायमीटर की वैल्यू सेम है, साफ उसने बोला है डायमीटर सेम है, तो कितना है 5 mm है। सेम है, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, तो सेम है तो क्या है 5 mm है, 5 mm है, 0.05 मीटर, 0.5 होगा शायद, 0.005 1000 से डिवाइड करेंगे ना, ओके चलो। तो जब डायमीटर सेम है तो फिर रेडियस भी सेम होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, रेडियस आधा हो जाएगा ना, 0.0025 मिमी। फिर एरिया भी सेम हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात है, एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर, r यही है ना, सेम वैल्यू रख देना, सॉल्व कर देना, एक में मैं बता चुका, हो गया। पूछा क्या है, पूछा ये है दोनों का अपना अपना इलोंगेशन बताइए, स्टील में क्या होगा और कॉपर में क्या होगा, दोनों का इलोंगेशन ढूंढिए। यस, दोनों का इलोंगेशन ढूंढ के बताइए कि आखिर दोनों में इलोंगेशन होगा तो क्या होगा, व्हाट विल बी द इलोंगेशन। बोलोगे सर ये बहुत सिंपल है, एक काम करते हैं, सबसे पहले काम करते हैं, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला आपने हमें पढ़ाया था, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। आज की क्लास यंग्स मॉडुलस के नाम है, ध्यान रखना। ये ऊपर चला गया तो F × L बाई A × डेल्टा एल, यहां से डेल्टा एल का फिर वही इक्वेशन बनेगा, F × L बाई A × Y। बोलोगे ये तो वैसे ही सवाल है पिछले वाला, हाँ हाँ बिल्कुल पिछला वाला, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन एक बात सोचने वाली है यहाँ पे। बोलोगे क्या सोचने वाली बात है सर, मैं बोलता हूं अभी सोचने वाली बात बताता हूं। यहां पर जो फोर्स स्टील पे लगेगा, स्टील पे क्या फोर्स लगेगा, सोचो, स्टील पे वही लगेगा जो दोनों का वेट होगा। स्टील ने दोनों को संभाल रखा है, स्टील वायर ने M1 को भी संभाल रखा है, और जब मास लटका देते हो तो आखिर फोर्स क्या होता है, उसका वेट ही तो होता है। बेचारा ये क्या सह रहा है, ये क्या बर्दाश्त कर रहा है, ये इन दोनों का वेट बर्दाश्त कर रहा है, तो फोर्स इस पे क्या लगेगा, जो दोनों का वेट होगा। तो स्टील पे जो फोर्स होगा वो होगा M1 प्लस M2 × G, mg। स्टील पे तो दोनों का फोर्स मिलके लगेगा ना। अब M1 की वैल्यू कितनी है 2, ये कितना है 5, और G मैं यहाँ 9.8 लेने मना कर रहा हूं, टाइम बर्बाद होता है, 10 लेके चलो, ठीक है। तो 2 + 5 7, 7 × G 10, 70 न्यूटन ये फोर्स लगा है स्टील पे। फिर बोलोगे सर कॉपर पे क्या फोर्स लगेगा, कॉपर वायर पे, कॉपर ने तो सिर्फ एक को ही संभाल रखा है, कॉपर के नीचे सिर्फ M2 है, कॉपर तो सिर्फ M2 का ही वेट संभाल रहा है, तो कॉपर पे जो फोर्स लगेगा वो सिर्फ M2G, सिर्फ इसका वेट लगेगा। और M2 कितना है 5,
तो 5 इंटू जी 10, 5 इंटू 10 50 न्यूटन। बस दोनों पे फोर्स पता चल चुका है, अब दोनों का निकाल देंगे। सबसे पहले डेल्टा एल ऑफ स्टील निकालेंगे। फोर्स ऑन स्टील पता है, लेंथ ऑफ स्टील पता है 2 मीटर, अपॉन एरिया ऑफ स्टील एंड यंग्स मॉडल ऑफ स्टील। एरिया थोड़ा सा लेंदी होगा बस, बाकी तो सब सिंपल वैल्यू है। पुट करके डेल्टा एल डिफॉर्मेशन इन स्टील वायर आ गया। कॉपर वायर का निकालना है बेटा, फोर्स ऑफ कॉपर वायर, लेंथ ऑफ कॉपर वायर, एरिया ऑफ कॉपर वायर, यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर। दोनों का अपना अपना रेंज निकलकर आ गया। यहां पे पिछले जैसा ही सवाल था, डेल्टा एल जैसा ही था, वहां भी डेल्टा एल दोनों का निकालना था, यहां भी दोनों का डेल्टा एल निकालना था। फर्क ये था वहां फोर्स सेम था, यहां फोर्स दोनों पे अलग अलग है। इस पे जो फोर्स लगेगा वो दोनों का वेट होगा, और इस पे जो लगेगा वो सिर्फ इसका वेट होगा। क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी स्ट्रिंग को हम किसी वेट मास से लटका देते हैं तो उस पे जो फोर्स लगता है वो उस मास का वेट होता है। तो आज यंग्स मॉडुलस के काफी क्वेश्चंस करा दिए, 2-3 क्वेश्चंस और हैं। अगली क्लास में मैं इसको फिनिश करूंगा और नेक्स्ट क्लास में मैं फिर बल्क मॉडुलस पढ़ूंगा। 2 से 3 वीडियो में ये चैप्टर फिनिश करेंगे और अगले चैप्टर में हम आ जाएंगे। आप इस वीडियो को देखना, बार बार देखना, नई कोई चीज समझ में आती है तो रिपीट करके देखना, और उसके बाद भी समझ में ना आए फिर मुझे कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो में इसको डिस्कस कर दूंगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, वो सब्सक्राइब कर दें और आगे भी शेयर कर दें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चे। थैंक यू वेरी मच।